आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। पिछले क्लास में इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है और उसके टाइप्स या डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी हम सब ने पढ़ा था। और डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी में हम लोगों ने देखा था कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड जो है वो अलग अलग प्रकार का ईडी, लेस देन, मोर देन या यूनिटरी इलास्टिक, ऐसे जो डिफरेंट टाइप्स होते हैं ये किस पर डिपेंड करता है। तो वो फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। इसमें जो सबसे पहला फैक्टर्स है वह है नेचर ऑफ गुड्स। नेचर ऑफ गुड्स मतलब कंज्यूमर जिस गुड्स का कंजम्पशन कर रहा है या मार्केट में जो गुड्स अवेलेबल है वो किस नेचर का है। नेचर ऑफ गुड्स के आधार पे गुड्स तीन प्रकार के होते हैं। फर्स्ट नेसेसरीज ऑफ लाइफ, दूसरा कंफर्टेबल गुड्स और तीसरा लग्जरियस गुड्स। हम सबको पता है नेसेसरीज ऑफ लाइफ वो गुड्स है या उस श्रेणी में जो गुड्स आते हैं जिसको हर व्यक्ति अपने इनकम के प्रारंभिक लेवल पर कंजम्पशन करता है या जिसके बिना उसका जीवन चल नहीं सकता। तो हम इनिशियल स्टेज में सबसे पहले नेसेसरीज ऑफ लाइफ को फुलफिल करना चाहते हैं। उसके बाद जब हमारा इनकम बढ़ता है, जैसे जैसे हमारा इनकम बढ़ता है तो कंजम्पशन लेवल भी बढ़ता है, और जब हमारा इनकम बढ़ता है तब और नेसेसरीज ऑफ लाइफ हमने फुलफिल कर लिया है, मतलब हमको जीवन रक्षक जितनी वस्तुएं चाहिए, जिंदा रहने के लिए जो चाहिए, रोटी चाहिए तो रोटी हमने ले लिया, हमको कपड़ा चाहिए तो कपड़ा हमने पहन लिया, घर एक छोटा सा चाहिए तो वो हमने ले लिया। तो ये जो कंफर्टेबल नेसेसरीज ऑफ लाइफ है, भोजन, वस्त्र और आवास जिसको हम कहते हैं, वो जब व्यक्ति फुलफिल कर लेता है और तब उसका इनकम लेवल उससे ऊपर उठता है, तब कंज्यूमर कंफर्टेबल गुड्स की ओर मूव करता है, आरामदायक वस्तु। मतलब अब उसको आराम की चीजें चाहिए तो आराम की वस्तुओं की ओर मूव करता है। और उसके बाद भी इनकम बढ़ता है तो कंफर्टेबल गुड्स से वो लग्जरियस गुड्स की ओर, जो विलासिता संबंधी वस्तुएं हैं उसकी ओर मूव करता है। तो सामान्य तौर पर समाज में भी तीन आर्थिक वर्ग है। ड्यू टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम, सदियों से जो नेशनल इनकम का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ उसके कारण से समाज तीन आर्थिक वर्गों में बटा हुआ है, अमीर, गरीब और मिडिल क्लास फैमिली। तो ऐसे जो तीन आर्थिक वर्ग हैं, तो इसमें सामान्य तौर पर जिनको हम गरीब व्यक्ति मतलब बिलो पॉवर्टी लाइन जिनको कहते हैं, वो व्यक्ति अपने इनकम के आधार पर या उसका इनकम इतना नहीं है कि वो अभी नेसेसरीज ऑफ लाइफ से ऊपर उठा है, मतलब गरीब नेसेसरीज ऑफ लाइफ को ही फुलफिल करने में लगा हुआ है। मिडिल क्लास फैमिली वो है जो नेसेसरीज ऑफ लाइफ फुलफिल कर लिया है लेकिन लग्जरियस गुड्स यूज नहीं कर पा रहा है, मतलब वो कंफर्टेबल गुड्स ही कंज्यूम कर पा रहा है। एक आरामदायक वस्तु जिसको कहे, मान लीजिए कि गर्मी में पंखा यदि नेसेसरीज ऑफ लाइफ है घर में, तो गरीब अभी उसको पूरा करने के प्रयास में लगा हुआ है। और अब मिडिल क्लास फैमिली होगा तो यदि उसके घर में पहले से पंखा है तो अब वो शायद कूलर चाह रहा होगा, तो वो कंफर्टेबल गुड्स की श्रेणी में आएगा, उस श्रेणी में। लेकिन जो अमीर है वो जब नेसेसरीज ऑफ लाइफ और कंफर्टेबल गुड्स यूज कर लेता है और उसका इनकम बढ़ रहा है, तब वो कंफर्टेबल से हटकर ऊपर उठकर करके लग्जरियस गुड्स डिमांड करता है। अब उसको कूलर के जगह पर एसी चाहिए। तो ये डिवीजन ऑफ या कंज्यूमर का जो आर्थिक वर्ग है समाज में, मार्केट में, उसके आधार पर और उसके कंजम्पशंस के आधार पर, नेचर्स के आधार पर भी गुड्स तीन प्रकार के होते हैं। तो वैसे नेसेसरीज ऑफ लाइफ, कंफर्टेबल और लग्जरियस। अब आते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पर उसका क्या असर पड़ता है। तो जहां तक नेसेसरीज ऑफ लाइफ का प्रश्न है, तो नेसेसरीज ऑफ लाइफ का इलास्टिसिटी जो होगी वो लेस इलास्टिक या इन इलास्टिक होगा, मतलब ईडी इज लेस देन 1, ईडी का वैल्यू 1 से कम होगा। और इसको हम लोगों ने पिछले क्लास में डिग्री ऑफ इलास्टिसिटी में पढ़ा है कि जिस रेशियो में प्राइस चेंज होगा उससे कम रेशियो में डिमांड चेंज करेगा नेसेसरीज ऑफ लाइफ का, क्योंकि कंज्यूमर को उन वस्तुओं को कंज्यूम करना उसकी मजबूरी है। फिर है दूसरा जो कंफर्टेबल गुड्स, जो मिडिल क्लास फैमिली यूज कर रहा है, इसकी जो इलास्टिसिटी होगी वो यूनिटरी इलास्टिक होगी। ईडी इज इक्वल टू 1, मतलब यूनिटरी इलास्टिक जो ईडी इज इक्वल टू ये 1 है। यूनिटरी इलास्टिक करने का मतलब हो गया कि वो जिस रेशियो में डिमांड चेंज करेगा
प्राइस चेंज करेगा उसी रेशियो में उसका डिमांड भी चेंज होगा, तो वो यूनिटरी इलास्टिक डिमांड के श्रेणी में आता है, क्योंकि उसके लिए वो बहुत जरूरी भी नहीं है और वो प्राइस के चेंज के आधार पर और अपने इनकम के लेवल के आधार पर उसको एडजस्ट कर सकता है। तो सामान्य तौर पर ये देखा जाता है ओवरऑल मार्केट की जो स्थिति होती है, तो वो मिडिल क्लास फैमिली जो है अपने द्वारा जो कंफर्टेबल गुड्स यूज कर रहा है उसके प्राइस यदि बढ़ता है जिस रेशियो में, तो डिमांड भी उस रेशियो में कम कर देता है, और घटता है तो उस रेशियो में डिमांड भी बढ़ा देता है, मतलब वो यूनिटरी इलास्टिक होगा। और दूसरा है, तीसरा जो गुड्स होगा लग्जरियस गुड्स। तो लग्जरियस गुड्स की श्रेणी में जब आता है तो उसकी जो प्राइस इलास्टिसिटी होगी वो मोर इलास्टिक होगा या इलास्टिक डिमांड होगा। इलास्टिक करने का मतलब कि जिस रेशियो में प्राइस चेंज करेगा उससे ज्यादा रेशियो में उसका डिमांड चेंज होगा। जैसे जो कॉस्टली आइटम है जिनको हम लग्जरियस गुड्स की श्रेणी में डालते हैं, अलग अलग केसों में अलग अलग, सोना है, हीरा है, ऐसे कोई महंगी गाड़ियां हैं, तो ये सब जो लग्जरियस गुड्स है जिसके आधार पर कंज्यूमर मार्केट में या एक अमीर व्यक्ति अपनी अमीरी का प्रदर्शन करता है, वो आवश्यक हो या ना हो लेकिन उसके प्रदर्शन का एक माध्यम बनता है, तो ऐसे जो लग्जरियस गुड्स में प्राइस जिस रेशियो में बढ़ेगा उससे ज्यादा रेशियो में उसका डिमांड बढ़ जाता है। मान लीजिए कि वो प्राइस बढ़ा रहा है, उसके हीरे का प्राइस यदि बढ़ रहा है या सोने का प्राइस बढ़ रहा है तो वो और प्रदर्शन की चीज बन जाता है, और महंगी जितना होगा अमीरों के द्वारा उसका डिमांड भी उतना ही होगा। दूसरी ओर यदि उसका प्राइस घट रहा है तो घटने का कारण क्या होगा, तो जो अमीर जिस चीज को यूज कर रहा था उसको नीचे वाला इनकम वाला भी यूज करना शुरू कर देगा, तो वो अब अमीरी का चीज नहीं रहेगा, प्रदर्शन का चीज नहीं रहेगा, और कंज्यूमर फिर उसका डिमांड, अमीरों के द्वारा उसका डिमांड कम हो जाएगा। तो ये लग्जरियस गुड्स की श्रेणी में आता है। लग्जरियस गुड्स में प्राइस जो है वो डिमांड जिस रेशियो में बढ़ेगा उससे ज्यादा रेशियो में उसका डिमांड बढ़ेगा। तो अब दूसरा जो हमारा फैक्टर्स होगा वो है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स। सब्स्टिट्यूट गुड्स पिछले क्लास में हम सब ने पढ़ा है किसको कहते हैं। तो सामान्य तौर पर हम सामान्य भाषा में यदि हम बात करें तो सब्स्टिट्यूट गुड्स मतलब वो गुड्स जो किसी दूसरे गुड्स का स्थान ले ले। टेक्निकली जो हम लोगों ने डिफिनेशन दिया था कि ड्यू टू चेंज इन प्राइस ऑफ वन कमोडिटी डिमांड चेंजेस ऑफ अनदर कमोडिटी बोथ इन सेम डायरेक्शन, दोनों की दिशा सेम हो तो सब्स्टिट्यूट गुड्स कहते हैं उसको। अब है कि सब्स्टिट्यूट गुड्स की उपलब्धता बाजार में क्या है, उस पर भी उसका डिमांड जो है वो प्राइस इलास्टिसिटी जो है वो निर्भर करेगा। अवेलेबिलिटी ऑफ गुड्स, सब्स्टिट्यूट गुड्स की जो स्थिति है, तो यदि प्राइस इंक्रीज करता है और कंज्यूमर को उसका सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है, सब्स्टिट्यूट यदि अवेलेबल है तब कंज्यूमर क्या करेगा, तो स्वभावतः कंज्यूमर जो है वो उस वस्तु को छोड़ कर करके दूसरे उसके सब्स्टिट्यूट की ओर मूव कर जाएगा। और यदि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल नहीं है तो मजबूरी है कंज्यूमर उसी चीज को एज इट इज कंज्यूम करता रहेगा। तो अब हम देखते हैं कि अवेलेबिलिटी ऑफ सब्स्टिट्यूट्स में यदि सब्स्टिट्यूट्स की उपलब्धता है तो स्वभावतः जब कंज्यूमर दूसरी ओर मूव कर जाएगा तो उसकी इलास्टिसिटी जो होगी वो मोर इलास्टिक होगा, और कंज्यूमर या जिस रेशियो में प्राइस चेंज करेगा उससे ज्यादा रेशियो में उसका डिमांड चेंज होगा। और यदि सब्स्टिट्यूट्स की उपलब्धता नहीं है तो कंज्यूमर उसी को एज इट इज कंज्यूम करता रहेगा और थोड़ा बहुत चेंज होगा, मतलब लेस इलास्टिक। तो वस्तु की उपलब्धता मतलब सब्स्टिट्यूट्स की उपलब्धता, चाय है तो चाय का सब्स्टिट्यूट कॉफी उपलब्ध है कि नहीं, या कॉफी का सब्स्टिट्यूट मार्केट में उपलब्ध है कि नहीं टी, या हम शर्ट का उपलब्ध टी शर्ट है कि नहीं, टी शर्ट का जो सब्स्टिट्यूट शर्ट है वो है कि नहीं, हम जूता लेने गए हैं तो शूज का उसका सब्स्टिट्यूट यदि चप्पल है तो वो मार्केट में अवेलेबल है या नहीं है। जूते का प्राइस यदि बढ़ जाता है तो हम उसका सब्स्टिट्यूट्स अवेलेबल कर लेते हैं। तो जहां तक लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट यदि है, सब्स्टिट्यूट्स की उपलब्धता की स्थिति पर हम देखते हैं यदि लार्ज नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स या फ्री सब्स्टिट्यूट्स है, तो लार्ज नंबर यदि सब्स्टिट्यूट्स है तो ईडी इज ग्रेटर देन 1 होगा, फ्री है तो लेस इलास्टिक होगा। तो मोर इलास्टिक या इलास्टिक और इनइलास्टिक, इस तरह से सब्स्टिट्यूट्स की उपलब्धता, कंज्यूमर को यदि उसका सब्स्टिट्यूट मिल गया तो वो उसको डिमांड छोड़ कर करके वो दूसरे पर, तो ज्यादा संख्या में यदि सब्स्टिट्यूट अवेलेबल है तो मोर इलास्टिक, कम संख्या में अवेलेबल है तो लेस इलास्टिक। अब तीसरा है अल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेस।
अल्टरनेटिव यूज मतलब वैकल्पिक प्रयोग। वैकल्पिक प्रयोग करने का मतलब हुआ कि उस गुड्स का यूटिलाइजेशन किस लिए किया जा रहा है। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम ले कि रोटी का कंजम्पशन किसके लिए, तो सीधा सीधी है भूख मिटाने के लिए, मतलब उसका अल्टरनेटिव यूज बहुत ज्यादा नहीं है, हम केवल अपनी भूख को मिटाने के लिए हम उसको कंज्यूम करते हैं। लेकिन कई ऐसी चीजें हैं जिसका अल्टरनेटिव यूज बहुत ज्यादा है, वैकल्पिक प्रयोग ज्यादा है, तो उस चीज का डिमांड यदि अलग अलग कई आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए किया जाता हो तो वो अल्टरनेटिव यूज वाला होगा। मान लो लकड़ी है तो लकड़ी का उपयोग कई आवश्यकताओं के लिए, फर्नीचर है, मकान में काम है और बाकी चीजें हैं, तो ऐसे कई आवश्यकताएं हैं, कई उसका अल्टरनेटिव यूज है। तो अलग अलग उपयोगिता के कारण यदि उसका प्रयोग किया जा रहा हो, उसके कई उपयोग हैं, अलग अलग जगह पर अलग अलग उद्देश्य को पूरा करने के लिए या अलग अलग कंज्यूमर की अलग अलग आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उसका उपयोग किया जा रहा है, तो हम कहेंगे कि उसका जो है वो अल्टरनेटिव यूज है। अब यदि अल्टरनेटिव यूज है उसका बहुत ज्यादा, लार्ज नंबर ऑफ अल्टरनेटिव यूज ज्यादा दिखता है, तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी भी मोर इलास्टिक होगी, क्योंकि अलग अलग उद्देश्य के लिए जब उसका प्रयोग किया जाता हो तो उसमें कुछ ऐसे लोग होंगे जिनका प्राइस बढ़ने पर मान लीजिए अब उसका वो प्रयोग नहीं करना चाहेंगे, वेट एंड वॉच के पोजीशन में आ जाएंगे। तो चूंकि उसका वैकल्पिक प्रयोग करने वाले मतलब एक ही गुड से 10 अलग अलग आवश्यकताओं के लिए प्रयोग हो रहा है, प्राइस बढ़ गया, तो अब क्या होगा, हो सकता है कि उसमें से 10 कंज्यूमर जो अलग अलग आवश्यकताओं के लिए उसको यूज कर रहा है, उसमें से 5 या 6 ऐसे होंगे जो उसको कंज्यूम, उसका डिमांड को कम कर देंगे, बंद कर देंगे, तो उसके डिमांड पर प्राइस के जो अल्टरनेटिव यूज होने के कारण प्राइस जब चेंज करेगा, प्राइस बढ़ गया तो उसके डिमांड पर ज्यादा असर पड़ेगा। लेकिन अल्टरनेटिव यूज कम है, एक ही दो आवश्यकता के लिए उसको यूज करने वाला 3-4 कंज्यूमर है, उसमें से मान लीजिए कोई एक उस पर इफेक्ट पड़ता है प्राइस इंक्रीज का, बाकी 2-3 पर नहीं पड़ता, तो उसके डिमांड पर बहुत ज्यादा असर मार्केट में नहीं पड़ता है। तो कुल मिलाकर के ये देखा जाए कि यदि अल्टरनेटिव यूज है उस वस्तु का, अलग अलग बहुत सारी आवश्यकताओं के लिए उसको प्रयोग में लाया जा रहा है, तो उसकी इलास्टिसिटी मोर इलास्टिक होगी, और अल्टरनेटिव यूज नहीं है तो लेस इलास्टिक होगी। फोर्थ है पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन। पोस्टपोन करना, स्थगित करना, कंजम्पशन को स्थगित कर सकते हैं या नहीं, इस पर भी डिपेंड करता है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन पर निर्भर करना। कैसे? मान लीजिए हम जिस वस्तु को कंज्यूम कर रहे हैं, आज मान लीजिए हम बाजार गए आलू लेने के लिए और हमको लगा कि आज आलू का प्राइस बढ़ गया। अब हम ये देखेंगे कि क्या आज हम आलू का कंजम्पशन पोस्टपोन कर सकते हैं, मार्केट में हम डिमांड को रोक सकते हैं। मुझे लगा कि आज प्राइस बढ़ गया तो चलो आज आलू नहीं खरीदते हैं, मतलब हम अपने कंजम्पशन को पोस्टपोन कर दिए। अब यदि हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं, इस प्रकार की स्थिति है, तो क्या होगा, प्राइस चेंज का आलू के डिमांड पर ज्यादा प्रभाव देखने को मिलेगा। मार्केट में ऐसे कंज्यूमर जब उसको पोस्टपोन कर देते हैं, चलो आज नहीं, कल कंज्यूम कर लेंगे, परसों कर लेंगे, 4 दिन बाद कर लेंगे, 1 सप्ताह बाद कर लेंगे, 1 महीना बाद कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इस तरह का यदि उसके कंजम्पशन को पोस्टपोन किया जा सकता है तो क्या होगा, उसके डिमांड पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है, मतलब मोर इलास्टिक होगा। और यदि हम पोस्टपोन नहीं कर सकते, मार्केट प्राइस बढ़ गया, तो क्या होगा, आज हमको कंज्यूम करना ही है किसी भी हालत में, तो हमको, हमारी मजबूरी है कि हम उसको बढ़े हुए प्राइस पर भी उसका डिमांड एज इट इज करते रहेंगे या शायद ज्यादा करते, तो उसके इलास्टिसिटी पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, उसके डिमांड पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है। तो ये देखना कि हम पोस्टपोन कर सकते हैं या नहीं। मान लीजिए हम अपने लिए मार्केट में एक मोबाइल लेने गए, प्राइस बहुत बढ़ा हुआ है, चलो छोड़ो आज नहीं, 1 महीना बाद लेंगे। पता चल गया कि चलो आने वाले समय में प्राइस और गिरेगा, तो हम रिटर्न बाज के पोजीशन में चले जाते हैं। तो अब उसके प्राइस के थोड़ा सा इंक्रीज करने की स्थिति में क्या हुआ कि कंज्यूमर वेट एंड वॉच के पोजीशन में चला गया और उसके डिमांड पर ज्यादा असर पड़ गया। तो यदि हमको गए लेने के लिए, नहीं हमको आज खरीदना ही है, ये नहीं आओ, हमारी आवश्यकता है कि हम उसको पोस्टपोन नहीं कर सकते, तो प्राइस बढ़ा या घटा उससे बहुत ज्यादा असर उसके डिमांड पर नहीं पड़ने वाला है, मतलब लेस इलास्टिक। तो पोस्टपोनमेंट ऑफ कंजम्पशन पर भी प्राइस इलास्टिसिटी निर्भर करती है। यदि कंजम्पशन को पोस्टपोन किया जा सकता है, मोर इलास्टिक, नहीं किया जा सकता, लेस इलास्टिक। 5वां है
लेवल ऑफ इनकम, आय का स्तर, लेवल ऑफ इनकम पर भी प्राइस इलास्टिसिटी निर्भर करता है। पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि लेवल ऑफ इनकम के आधार पर प्राइस इलास्टिसिटी क्या होगा। समाज में तीन प्रकार के आर्थिक वर्ग हैं, जो हम लोगों ने पहले भी चर्चा किया था। तो पहले भी चर्चा किया था कि इनकम के आधार पर समाज तीन आर्थिक वर्गों में बटा हुआ है, रिच, पुअर और मिडिल क्लास, अमीर, गरीब और मध्यम वर्ग। ऐसे तीन प्रकार के आर्थिक वर्ग हैं। अब ये जो हमारा इनकम लेवल है उसके आधार पर डिमांड ऑफ कमोडिटी की बात होगी। अब हम देखते हैं कि रिच पर्सन जो है, अमीर व्यक्ति है, वो किस प्रकार के गुड्स यूज कर रहा है। तो पहले हमने चर्चा किया अभी कि वो कंफर्ट लग्जरियस गुड्स यूज कर रहा है। अब लग्जरियस गुड्स यदि यूज कर रहा है अमीर और उसका प्राइस बढ़ जाता है या घट जाता है, तो कंपैरेटिवली पुअर और मिडिल क्लास फैमिली के तुलना में उसकी डिमांड पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला है, वो लेस इलास्टिक होगा। उसी प्रकार से गरीब है, समाज में जो गरीब व्यक्ति है, तो गरीब व्यक्ति जिस वस्तु को डिमांड कर रहा है, जिसको हम नेसेसरीज ऑफ लाइफ कहते हैं, वो उसका भी प्राइस बढ़ जाएगा, तो वो अमीर मिडिल क्लास फैमिली के तुलना में उसके डिमांड पर भी बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा। अब गरीब यदि रोटी का डिमांड कर रहा है तो प्राइस बढ़े या घटे उसके डिमांड पर बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला नहीं है, वो उसका एज इट इज डिमांड करता रहेगा क्योंकि वो उसकी नेसेसरीज है। अमीर इसलिए डिमांड करता रहेगा कि उसके पास पैसा पर्याप्त है, डिमांड प्राइस बढ़ा भी या घटा भी तो उससे उसके इनकम लेवल इतना है कि उससे उसके डिमांड पर कोई भी असर पड़ने वाला नहीं है। लेकिन जब उसी में मिडिल क्लास फैमिली है, इन दोनों के बीच का जो वर्ग है, जो ना अमीर है ना गरीब है, अब इनके पास न तो बहुत ज्यादा पैसा है और ना वो बिलो पॉवर्टी लाइन है, वो बीच बीच के पोजीशन में है। इनको भी यदि हम लोग बांटे तो कई वर्ग बन जाएंगे मिडिल क्लास के अंदर में भी। लेकिन मिडिल क्लास फैमिली क्या करेगा कि वो प्राइस के चेंज का उस पर रिएक्शन ज्यादा होगा, डिमांड पर उसका रिएक्ट करना ज्यादा होगा, और जिस रेशियो में प्राइस बढ़ेगा या घटेगा कंपैरेटिवली अमीर और गरीब की तुलना में वो ज्यादा रिएक्ट करेगा, मतलब मोर इलास्टिक उसका इलास्टिसिटी होगा। इस तरह से यदि हम देखेंगे तो समाज में अमीर और गरीब जो है ये दो ऐसे वर्ग हैं जिनके कारण से प्राइस इलास्टिसिटी जो होती है वो लेस इलास्टिक होती है कंपैरेटिवली, तुलनात्मक। किसके तुलना में? मिडिल क्लास फैमिली की तुलना में। उसकी तुलना में उसकी इलास्टिसिटी कम होगी और मिडिल क्लास फैमिली की जो इलास्टिसिटी होगी उसके द्वारा कंज्यूम की जाने वाली जो वस्तु का इलास्टिसिटी होगा वो कंपैरेटिवली अमीर और गरीब की तुलना में ज्यादा होगा, जिसको हम मोर इलास्टिक कहेंगे। तो लेवल ऑफ इनकम भी गुड्स के डिमांड पर प्रभाव डालता है। छठा है लेवल ऑफ प्राइस, मार्केट का प्राइस लेवल, उस पर भी उसका डिमांड निर्भर करता है। अब प्राइस लेवल की बात करें तो मार्केट में दो तरह का प्राइस होगा, या तो हाई प्राइस लेवल या लो प्राइस। कुछ वस्तुएं बहुत कम मूल्य वाली होती हैं, कुछ ज्यादा मूल्य वाली होती हैं। तो सामान्य तौर पर ऐसे दो यदि हम करें, हायर प्राइस लेवल और लोअर प्राइस लेवल, तो हायर प्राइस लेवल की इलास्टिसिटी जो है ना वो मोर इलास्टिक होगी। मतलब जो हायर प्राइस लेवल का है उसका प्राइस यदि घटता और बढ़ता है तो उसके डिमांड पर ज्यादा असर पड़ेगा कंपैरेटिवली लो प्राइस लेवल का। अब मार्केट में आप ऐसे दो चीजों का कंपेयर, मान लीजिए आलू है और एक तरफ सोना है। सोना हायर प्राइस लेवल वाला गुड्स होगा, आलू जो है लो प्राइस, कंपैरेटिवली हम देखेंगे तो लो प्राइस लेवल का गुड्स होगा। अब यदि मान लीजिए आलू का दाम और सोने का दाम 10% चेंज करता है, 10% इंक्रीज कर दिया, आलू का दाम यदि 10% इंक्रीज करेगा तो उसके डिमांड पर क्या असर पड़ेगा, और सोने का दाम 10% इंक्रीज करेगा तो उसके डिमांड पर क्या असर पड़ेगा। आप आराम से इसको मार्केट में देख सकते हैं कि यदि दोनों का सेम प्राइस परसेंटेज इंक्रीज करता है तो आलू पर उसका डिमांड पर कम असर पड़ेगा, बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ेगा, लेकिन सोने के डिमांड पर बहुत ज्यादा असर पड़ेगा। उल्टा यदि 10% प्राइस 5% प्राइस कम जाए तो भी आलू के डिमांड पर बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ने वाला, सोने के डिमांड पर बहुत ज्यादा असर पड़ता है। तो छोटा सा प्राइस चेंज भी हायर प्राइस लेवल वाले के डिमांड को बहुत ज्यादा प्रभावित करता है, मतलब मोर इलास्टिक, और लो प्राइस लेवल वाला के लिए वो लो इनइलास्टिक, मतलब इनइलास्टिक होगा, वो लेस इलास्टिक के समझ में आएगा। तो ये प्राइस लेवल की डिमांड को प्रभावित करता है। फिर है टाइम पीरियड। समान तौर पर इकोनॉमिक्स में
हम लोग टाइम पीरियड को दो भागों में बांटते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। लॉन्ग रन और शॉर्ट रन हम लोग पहले भी कॉन्सेप्ट के आधार पर इकोनॉमिक्स में टर्म तो यूज करते हैं, लेकिन कोई बाउंड्री लाइन दोनों के बीच नहीं खींच पाते कि शॉर्ट रन कहां तक और लॉन्ग रन कहां से शुरू होगा। ये नेचर ऑफ गुड्स, परिस्थिति, बाकी चीजों पर अलग अलग हो सकता है, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। जैसे मान लीजिए आप मछली है, तो मछली का शॉर्ट रन क्या होगा, पेरिशेबल गुड्स है, तो इसका शॉर्ट रन 2 दिन, 1 घंटा हो सकता है, दूध है तो 1 दिन 1 घंटा हो सकता है, और उसका लॉन्ग रन बहुत से बहुत 2 दिन 3 दिन हम प्रिजर्व करके उसको रख सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। लोहा है तो लोहे का शॉर्ट रन शायद 10-20 साल हो जाए और लॉन्ग रन हजारों वर्ष 100 वर्ष हो जाए। तो ये नेचर ऑफ गुड्स पर अलग अलग होगा, लेकिन हमने 2 प्रकार के टाइम पीरियड लेते हैं, शॉर्ट रन और लॉन्ग रन। अब जब लॉन्ग रन होगा तो उसकी इलास्टिसिटी जो होगी वो मोर इलास्टिक होगा, एडी इज ग्रेटर देन 1, और शॉर्ट रन का जो ईडी होगा वो लेस देन 1 होगा। शॉर्ट रन में क्या होगा कि शॉर्ट रन में है जल्दी समाप्त होने वाला है तो लेस इलास्टिक, प्राइस के चेंज का बहुत ज्यादा असर उस पर नहीं पड़ने वाला है, और यदि लॉन्ग रन है तो उस पर पड़ेगा। दूध का बाजार में प्राइस चेंज का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता, क्योंकि कंज्यूमर भी जानता है और सेलर भी जानता है कि ये जल्दी खराब होने वाली चीज है और इसका मार्केट शॉर्ट रन का है, इसलिए छोटे समय का है, इसलिए हमको उस प्राइस पर मार्केट में कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा और उसके प्राइस चेंज का बहुत ज्यादा असर नहीं पड़ता है, तो एडी इज लेस देन होगा। लेकिन लॉन्ग रन वाली जो सामान है उसकी जो इलास्टिसिटी है वो मोर इलास्टिक होगा, क्योंकि कंज्यूमर भी वहां वेट एंड वॉच के पोजीशन में जाता है और सेलर भी जाता है। प्राइस गिर गया तो सेलर कहेगा चलो लोहे को स्टॉक को हम बनाए रखेंगे, खराब होने वाली चीज नहीं है, हम उसको 2 दिन बाद, 1 महीना बाद, 2 महीना बाद जब प्राइस बढ़ेगा तो बढ़ा लेंगे। लेकिन दूध को तो इस प्रकार से स्टॉक नहीं बढ़ाया जा सकता प्राइस गिरने पर, न तो सेलर उसको रोक सकता है और न प्राइस बढ़ने पर कंज्यूमर उसको डिमांड को रोक सकता है, तो इसलिए उस पर कम प्रभाव आएगा और लॉन्ग रन में उसका प्रभाव ज्यादा होता है। लास्ट है प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड। कंज्यूमर अपने इनकम का कितना हिस्सा उस पर खर्च कर रहा है, इस पर भी उसकी प्राइस इलास्टिसिटी निर्भर करती है। अब मान लीजिए कंज्यूमर अपने इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा उस पर खर्च कर रहा है तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी भी ज्यादा होगी, उसके प्राइस चेंज का उसके डिमांड पर ज्यादा असर पड़ेगा। और यदि कंज्यूमर अपने इनकम का बहुत छोटा हिस्सा खर्च कर रहा है उस पर, तो उसकी प्राइस इलास्टिसिटी पर बहुत ज्यादा असर नहीं होगा, लेस इलास्टिक होगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ले लो न्यूज़पेपर। अब न्यूज़पेपर पर मार्केट में यदि हम देखेंगे तो महीने का कंज्यूमर का खर्च कितना है, शायद 150 रुपया 200 के अंदर खर्च है उसको पर मंथ। अब जिस कंज्यूमर का इनकम मान लीजिए 40,000 रुपया का पर मंथ है, 50,000 रुपया पर मंथ है, वो यदि अभी पेपर पर महीने में 170 रुपया खर्च कर रहा है, पेपर का दाम बढ़ गया, अब उसको 180 खर्च करना है, 200 खर्च करना है, तो ये जो अमाउंट है 10-20 रुपया जो इंक्रीज कर रहा है या उस पर जो खर्च है 180 रुपया 200 रुपया का, वो उसके इनकम के कंपेरिजन में बहुत छोटा है, और इसके कारण से इतना कम छोटा पोर्शन है कि उतना इंक्रीज हो सकता है कि उसमें 10% 15% इंक्रीज हो जाए, लेकिन उसके बाद भी उसका इनकम का जो पोर्शन है उसका एक बहुत छोटा हिस्सा है, इसलिए कंज्यूमर उस पर बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करेगा और उसका एज इट इज डिमांड शायद करता रहे या थोड़ा बहुत कम करे या ज्यादा करेगा। लेकिन कंज्यूमर अपने इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा जहां खर्च कर रहा है, जो 50,000 रुपया इनकम कमा रहा है और मान लीजिए कि वो 50,000 में 20,000 रुपया 10,000 रुपया 15,000 रुपया किसी चीज पर खर्च कर रहा है, उसका प्राइस लेवल घटेगा बढ़ेगा तो उस पर कंज्यूमर ज्यादा रिएक्ट करेगा, क्योंकि वहां पर कंज्यूमर जो है वो अपने इनकम का एक हिस्सा ज्यादा करने के कारण उसकी दूसरी आवश्यकताएं जो है उस पर प्रभावित होती हैं। तो इस तरह से प्रोपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, यदि कंज्यूमर अपने इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा वहां खर्च कर रहा है तो उसकी इलास्टिसिटी जो है वो मोर इलास्टिक होगी, और यदि वो कम खर्च कर रहा है तो उसकी इलास्टिसिटी लेस इलास्टिक होगी। ये है आपका फैक्टर्स अफेक्टिंग प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ